बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास काम करता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। कल के लेक्चर को हम दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी उसको हम रिकॉल करेंगे। अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बेसिकली दोबारा से डिफाइन करने जा रहे हैं कि अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। करता क्या है, जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर उन सब की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करवाता है। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से बताता है कि ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट करने का मतलब क्या है, पूरी चीजों को लुक आफ्टर कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करवाता है। दूसरा, एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। दूसरा क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान आपके पास एक मिडलवेयर के तौर पे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी डिटेल के साथ कि अगर हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर ना हो तब भी हमारा काम नहीं चलता, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर ना हो तब भी कोई हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती पॉसिबल। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए कि दोनों चीजें मौजूद हों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के दरमियान एज अ इंटरफेस जो है ना प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर और मशीन आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यूजर एंड मशीन जो है आपस में एक दूसरे की प्रोसेसिंग के बारे में बता सकते हैं। यूजर क्या चाह रहा है, मशीन उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसेसिंग क्या करके दे रही है, वो तमाम चीजें हमारे पास एज अ इंटरफेस के तौर पर हमें स्क्रीन पर नजर आ सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसी भी चीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो चीज बनाई जा रही है। तो फर्स्ट थिंग इज योर कन्वीनियंस, आसानी के लिए हम बना रहे हैं। किसकी आसानी के लिए, कि यूजर इजीली आकर इंटरेक्शन कर सके आपकी मशीन के साथ, आपके सिस्टम के साथ, आपके हार्डवेयर के साथ इजीली इंटरेक्शन कर सके। इस मकसद से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास अपना किरदार अदा करता है। दूसरी चीज एफिशिएंसी। इंसान हमें पता है थक जाता है कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद कंटिन्यूसली काम करे, तो उसकी आसानी के लिए उसकी मशीन जो है वो क्या करती है, मशीन एफिशिएंटली काम करती रहती है। इंसान जब थक जाएगा तो उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो डाउन होता जाता है। लेकिन मशीन जो है वो थकती नहीं, कंटिन्यूसली काम करती रहती है। मींस एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस में हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमें देती है। थर्ड थिंग इज योर एबिलिटी टू इवॉल्व। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये तीन बेसिक हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आज तक हम अचीव करने में लगे हुए हैं। आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था और आज हम विंडोज की जो एग्जांपल हमारे पास लेटेस्ट आती जा रही है वो सारी इसी के अंदर आती है कि हम डे बाय डे एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। यूजर को इजीनेस देना चाहते हैं, यूजर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि यूजर के मुताबिक हम चीजों को लाकर जो है वो यूजर के लिए रखें ताकि इजीली इंटरेक्शन कर सके मशीन के साथ और हार्डवेयर के साथ, और उसके अगेंस्ट उसको रिजल्ट जो है वो मोस्ट एफिशिएंट वे के अंदर जो है वो मिल सके। इसके अंदर लेयर और कौन सी हमारे पास यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होते हैं, दैट एट यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बेसिकली एक हायरार्की होती है जिसके अंदर जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब प्रोग्रामर क्या करता है कि हमारे पास कोई ना कोई एंड यूजर का तो काम एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ है। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके अंदर आपका इंटरेक्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ है। लेकिन प्रोग्रामर का जो कंसर्न है वो कहाँ पर होता है, जो बनाने वाला है इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाने वाले का कंसर्न यहाँ पर है यूटिलिटीज के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन कर रहा है उसका कंसर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होगा, क्योंकि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है और डिजाइन करते वक्त उसने एंड यूजर को जो है ना वो देखना होता है कि एंड यूजर की जरूरत क्या है। उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू को मेक श्योर करना होता है कि एंड यूजर हमसे क्या चाह रहा है, उस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइनर जो है वो इन चीजों को सोचता है। और लास्ट के ऊपर कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का काम क्या है, ये भी डिजाइनर ने चेक करना है। डिजाइनर का काम ये भी होता है कि हमारे पास हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, रैम कितनी होगी, हार्ड ड्राइव कितनी होगी, वो तमाम चीजों को मेक श्योर करना होता है। अब हमारे पास डिजाइनर कंप्यूटर हार्डवेयर से शुरू करते हैं चीजों को,
बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता है, जो कि प्रोग्रामर का कंसर्न होता है कि चेक कर ले प्रोग्राम में जो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है किस तरह का बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, देन उसके अंदर यूटिलिटीज कौन सी होंगी, और एट द एंड वो इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम के तौर पर जो है वो बना देता है, जिसको एंड यूजर कौन है, वी आर ऑल यूजर्स, हम जो यूज करने वाले हैं, जो उस एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली आकर यूज करेगा। सो ये बेसिकली लेयर्स एंड व्यूज होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास काम हो रहा है, डिजाइनर कहाँ काम कर रहा है, एंड यूजर को क्या चीज चाहिए, और बैकएंड के ऊपर हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीजें हमारे पास इस हायरार्की में काम कर रही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले प्रोग्राम की डेवलपमेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डेवलपमेंट भी करते हैं, आपके पास एडिटर्स मौजूद हैं, आपके पास डिबगर्स मौजूद हैं, आप जितनी भी आप प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो आकर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करके अपनी चीजों को डेवलप करते हैं। देन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है कि हमारे पास जो मॉनिटर पे चीज डिस्प्ले हो रही है, जो भी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर चीजें आ रही है, वो कहां से आ रही है, वो भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। देन एक्सेस आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस का एक्सेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें करवाता है, क्योंकि जो चीज यूजर कीबोर्ड माउस किसी भी चीज से इंसर्ट करता है, तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो चीजों का असरात नजर आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही नजर आता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो और हम माउस को क्लिक करते रहे या कीबोर्ड से बटन प्रेस करते रहे, तो हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। सो मींस प्रोवाइड क्या कर रहा है, एक्सेस आईओ डिवाइसेस के साथ। देन अगेन कंट्रोल एक्सेस टू फाइल, कंट्रोल एक्सेस इस तरह से है कि हर चीज हमारे पास जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू के पास। जब सीपीयू के पास जाती है तो इट मीन कंट्रोल्ड एक्सेस है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोसेसेस के दरमियान स्केड्यूलिंग भी होती है, एंड देन रेडी स्टेट और फर्दर स्टेट से होते हुए हमारे पास रनिंग स्टेट से होते हुए, तो उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर आती है, मींस कंट्रोल्ड एक्सेस है। देन सिस्टम एक्सेस, आप सिस्टम के कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर सिस्टम को चेक कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। मीन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये भी फैसिलिटी दे रहा है, आपके कौन से सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, किसी भी चीज को आप देखना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। अगेन एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर एरर्स को चेक करना होता है, सॉफ्टवेयर के एरर्स को चेक करना होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट रन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो सिंपली हमारे पास जितने भी टाइप्स के, वो हार्डवेयर का एरर हो या सॉफ्टवेयर का एरर हो, तमाम को टैकल करना होता है, और आपको यूजर को आइडेंटिफाई करना होता है कि एरर की टाइप क्या है, ताकि यूजर उस एरर को रिजॉल्व कर सके, फिक्स कर सके उन एरर्स को। देन ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, मीन कितने जो है वेटिंग टाइम होगा एक प्रोसेस का, रेडी स्टेट में उसने कब जाना है, उसको कितनी मेमोरी देनी है, मेमोरी एलोकेशन क्या होगी, एड्रेसेस कैसे देने हैं, तमाम चीजों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पांसिबल होता है। देन फंक्शन सेम वे एज ऑर्डिनरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटेड सिंपली। फंक्शंस भी क्या है हमारे पास, फंक्शंस भी एज ऑर्डिनरी कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलिंक्विशेस कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसर के कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा होता है। आपके पास प्रोसेसर के पास, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर की हम बात करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो करता क्या, प्रोसेसेस के दरमियान वेरिएशन क्रिएट करता है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से डिफरेंट है तो उसके अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है, और देन उसके दरमियान फिर वेरिएशन क्रिएट करते हुए उसकी प्रोसेसिंग करता है। देन हमारे पास कर्नल आ जाता है। कर्नल क्या है, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है कि हमारे पास जो हमारी रैम है वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी भी होती है। अब मेन मेमोरी कौन सा कर्नल क्या है, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इन मेन मेमोरी, ऐसा पोर्शन जो कि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर होगा, तो कर्नल हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। कंटेन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस, देन आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब
हम बायो के अंदर पढ़ते थे कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीजें वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो मींस हर चीज को होल्ड करके रखती है। तो कर्नल भी हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर हर चीज को होल्ड करके रख रहा होता है, हर चीज के ऊपर कमांड कर रहा होता है ताकि कोई भी चीज उसके जो है खिलाफ ना जाए और कोई भी चीज उसके एक्सिस से बाहर अगर जाएगी तो उसका कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। हर चीज को कंट्रोल करके रखती है, अपने गिर्द जो है इकट्ठा करके रखती है और हर चीज को कमांड कर रही होती है। कोई भी चीज उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वो नहीं जा सकती। मींस कर्नल का कंट्रोल ऑल ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है, हर चीज को होल्ड करके रखा होता है उसने। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी था एबिलिटी टू एवॉल्व, तो एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो हार्डवेयर अपग्रेड प्लस न्यू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो एवोल्यूशन क्या बताती है कि वक्त के साथ साथ हमें हार्डवेयर को भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। उसके साथ साथ जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा होता है वैसे वैसे हार्डवेयर को भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। जैसे हमारे पास सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज होता है, कुछ वर्जन इस तरह के होते हैं जो हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा होता, मीन हार्डवेयर के अंदर मेमोरी कम होती है या हार्डवेयर के अंदर जिस तरह आपके पास प्रोसेसर की कैपेसिटी नहीं होती, तो क्या मसला आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो रहा होता। सो मींस आपको हार्डवेयर भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन। देन न्यू सर्विसेज आ जाती हैं हमारे पास, कुछ फिक्सेस आ जाते हैं, कोई एरर्स या बग्स आ गए तो उनको फिक्स करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट हमारे पास सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास नो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन रन फ्रॉम कंसोल विद डिस्प्ले लाइट्स टॉगल स्विचेस इनपुट डिवाइस एंड प्रिंटर। सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मशीन रन कैसे होती है कंसोल के साथ, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कंसोल यूज किया जाता है ताकि और उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हो रहा होता। सो विद डिस्प्ले लाइट्स टॉगल स्विचेस इनपुट डिवाइस एंड प्रिंटर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। देन सीरियल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास स्केड्यूल टाइमिंग आ जाता है। सेटअप इंक्लूड लोडिंग द कंपाइलर, सोर्स प्रोग्राम, सेविंग कंपाइल्ड प्रोग्राम एंड लोडिंग एंड लिंकिंग। ये तमाम प्रोसीजर हमारे पास सीरियल प्रोसेसेस का पार्ट होते हैं। किस तरह से हमारे पास प्रोसेसिंग होगी और किस तरह से मशीन रिस्पॉन्ड करेगी, मशीन के पास सोर्स प्रोग्राम कैसे होगा, लिंकिंग कैसे होगी, डिबगिंग कैसे होगी, लोडिंग कैसे होगी, ये तमाम फीचर्स के ऊपर सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर बात चलती है। देन हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम। जब भी बैच सिस्टम की बात आती है तो हमारे पास मॉनिटर की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि बात करते हैं सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। बैच का काम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कंट्रोल करना। क्योंकि मॉनिटर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट होना है, किसने बाद में और किसने उसके बाद में। बैच जॉब्स टुगेदर एंड देन प्रोग्राम रिटर्न्स कंट्रोल टू ग्रेटर वेरिफिकेशन। जैसे ही बैचिंग होती है हर एक बैच को, जैसे हम बात करें एनरोलमेंट की, स्टूडेंट्स एनरोल हुए 2019 एक बैच कर गया, स्टूडेंट एनरोल हुआ 2020 के अंदर तो वो एक बैच कर गया। मींस ये बैचिंग का मतलब क्या है कि हर बैच में एग्जीक्यूशन अपने अपने टाइम के ऊपर हो रहा है। तो दैट मीन प्रोग्राम रिटर्न्स कंट्रोल टू मॉनिटर। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही बैच में प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो रिटर्न कहाँ पर आता है? मॉनिटर के पास। किस लिए? ताकि वो डिस्प्ले हो सके। सो इसी तरह से जब जिस बैच की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या करेगा? डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे ही बैच की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई तो वो कहाँ एलिजिबल हो जाएगा? मॉनिटर पे डिस्प्ले के लिए। जॉब कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। किसके लिए यूज होती है? प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द मॉनिटर। ये जॉब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि मॉनिटर को डिस्प्ले करवाने के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग जो है ना हमारे पास आ जाती है कि किस तरह से मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन भेजनी है। इसके पीछे दो चीजें होती हैं, व्हाट कंपाइलर टू यूज और दूसरा व्हाट डाटा टू यूज। दो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाते हैं कि हम कंपाइलर कौन सा इस्तेमाल करें, डाटा कौन सा इस्तेमाल करें। मींस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं मॉनिटर के लिए ताकि किस तरह से हमने इन दो चीजों का आंसर करना है, वो तमाम चीजों के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास काम कर लेती है। यूनिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो यूनिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्योंकि एक प्रोसेस एक वक्त में रन हो रहा होता है तो एक प्रोसेस रन होगा, रन वेट। सो इसके अंदर क्या होगा?
विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या चेक करेंगे, रनिंग स्टेट को और वेट टाइम को। सो ये हमारे पास यूनिक प्रोग्रामिंग का मॉडल आ जाता है। इसी के बरक्स हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है, एक प्रोग्राम ये है उसके अंदर रनिंग और वेट चल रहा है, प्रोग्राम बी है उसमें भी वेट एंड रन चल रहा है। अगर हम इन दोनों प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास होगा क्या, रन स्टेट, क्योंकि दोनों के अंदर कंबाइन है रन स्टेट ए की रनिंग स्टेट और रनिंग ऑफ बी स्टेट, और उसके दरमियान दोनों का वेट आएगा, क्योंकि दोनों ने वेट करने के बाद ही तो अगले प्रोसेसिंग के ऊपर जाना है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कोई ना कोई मिक्सिंग हो जाएगी। तो हमारे पास मल्टी प्रोसेसर के अंदर अगर हम दो प्रोग्राम्स की रनिंग को कंबाइन कर लें तो मेन मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास बन जाती है। और इसके अंदर क्योंकि 2 प्रोग्राम्स है तो हमने इसीलिए लिखा मल्टी प्रोग्रामिंग विद 2 प्रोग्राम्स। सो यहाँ पर एक चीज थी हमारे पास, व्हेन वन जॉब नीड्स फॉर वेट फॉर आईओ प्रोसेसर कैन स्विच टू द अदर जॉब, कि अगर एक किसी प्रोसेस को आईओ का इंतजार करने के लिए वेट करना पड़ेगा तो प्रोसेसर किस पे मूव कर देगा, अगले के ऊपर मूव कर देगा, कंट्रोल अगले के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अगर प्रोसेस ए को रन होते होते कि आईओ की जरूरत थी तो कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा, बी के ऊपर। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है, यूजिंग प्रोग्रामिंग टू हैंडल मल्टीपल इंटरैक्टिव जॉब्स। टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग के अंदर हमने जब अभी ये पिछला ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे थे, मीन हम हर चीज के प्रोसेस ए कब रन हुआ, प्रोसेस ए के अंदर कौन सी चीजें आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना टाइम उसने रनिंग स्टेट के ऊपर कंज्यूम किया, कितना वेटिंग टाइम उसका था, तमाम चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर हम करते थे यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग टू हैंडल द मल्टीपल इंटरैक्टिव जॉब्स। सो मल्टीपल इंटरैक्टिव जॉब मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करने का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ गया आईओ के लिए तो कंट्रोल नेक्स्ट पे जो है शिफ्ट हो जाएगा। जब कंट्रोल नेक्स्ट जॉब के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मल्टीपल इंटरैक्टिव जॉब को हैंडल करना होगा हमारे पास। टाइम शेयरिंग सिस्टम इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। प्रोसेसर्स टाइम इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस द सिस्टम थ्रू द रिंग। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो है एट द सेम टाइम आपके पास जो है एक वक्त में जो है वो सिस्टम को एक्सेस कर सकेंगे। मेजर अचीवमेंट हमारे पास क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस चलेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट होगी एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होगी, क्योंकि हर प्रोसेस ने इंडिपेंडेंटली चलना है, मिक्सिंग होने का कंबाइन होने का खर्चा नहीं है। एक जो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो देन नेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, या अगर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ गया, एक प्रोसेस को वेट करना पड़ा आईओ के लिए तो अगले के ऊपर अगर कंट्रोल जाएगा देन प्रोटेक्शन तो हमारे पास है। स्केड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग है, हर एक में अपने अपने टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहे हैं। सिस्टम स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की को फॉलो करके जा रहे हैं। देन प्रोग्राम प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर है। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस। देन एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रोग्राम, लेकिन मैंने उसी प्रॉब्लम को उसी प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया सब प्रोग्राम्स के अंदर। तो सब प्रोग्राम में डिवाइड करने के बाद वो जो उसके डिफरेंट पार्ट्स के चंक्स बनाए हैं वो सिंगल चंक्स या पार्ट उसका मेरे पास इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम कहलाएगा, जो कि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर रन होगा। The entity that can be assigned to and executed on a processor, तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं वो मेरे पास प्रोसेस कहलाएंगी। A unit of activity characterized by a single sequential thread of execution, a current state and associated set of system error. So process क्या कहलाया सबसे पहले, a unit of sequential thread। यूनिट ऑफ सिक्वेंशियल थ्रेड का मतलब क्या है कि हमारे पास, हमने कल भी बात की थी कि हमारे पास प्रोसेसेस के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं, हर एक एंटिटी के अंदर एक थ्रेड भी क्रिएट होता है, मींस एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन वो भी हमारे पास प्रोसेस कहलाता है। देन अ करंट स्टेट, करंट स्टेट क्या है कि कहीं ना कहीं तो हमारा कर्सर है जो एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जा रहा है, जिसने एग्जीक्यूट तो होना है नहीं तो वो हमारे पास हो सकता है प्रोग्राम। दूसरा एसोसिएटेड सेट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज के साथ कुछ चीजें हमारे पास एसोसिएट है वो क्या सारी प्रोसेस का पार्ट है।
डिफिकल्टीज विद डिजाइनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मुश्किलात क्या आती है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने में, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हमारी प्रॉपरली ना हो तो उससे भी हमारे पास चीजें ठीक से नहीं चलती, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक ऑपरेट नहीं हो सकता। फेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि हमारे पास चीजें ठीक से जब सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो उनके अंदर फेलियर क्या आएगा, हम दोनों चीजों को आपस में मिला नहीं सकते। सो मींस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही, आपस में सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल ही नहीं है। इसकी मिसाल, अगर मेरे पास विंडो 64 बिट की हो या मेरे पास विंडो 64 बिट की है और मैं उसको 32 बिट के सॉफ्टवेयर उसके अंदर करना चाह रहा हूँ तो वो तो हो जाएगा, लेकिन 32 बिट की विंडो के अंदर 64 बिट का सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। एक चीज मेरे पास छोटी है, उसके अंदर मैं बड़ी चीज को ला के रखना चाह रहा हूँ तो इसमें नहीं होगी। तो वजह क्या है, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, और उसका नतीजा क्या होगा, फील्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है दोनों चीजें आपस में मिल नहीं पा रही, दोनों की आपस में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रही। नॉन डिटरमिनेट प्रोग्राम ऑपरेशन, नॉन डिटरमिनेशन क्या होती है, कोई ऐसी चीज जो कि सिस्टम आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है डिजाइन करते वक्त। देन डेडलॉक्स को कैसे हैंडल किया जाए। डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जाकर आपका सिस्टम सारे काम रोक देता है, डिजाइनिंग में एक ये भी इशू आता है। सो अगेन हम प्रोसेस को जरा देख लें कि प्रोसेस के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सो प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, क्योंकि हम कहते हैं प्रोसेस क्या होता है जी, अ प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस। सो मतलब पहला क्या, पहला कंपोनेंट उसका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा। देन सेकेंडली एसोसिएटेड डाटा नीडेड बाय प्रोग्राम। अब उसके साथ उसको कौन सी चीजें चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, एसोसिएटेड डाटा, द सेकंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए सम के लिए यूज हो रहा है, किसी प्रोग्राम को टेक्स्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, कोई गेम चल रही है, किस तरह की एग्जीक्यूशन को करवाना चाह रहा है, प्रोग्राम किस तरह का है जिसको आप जो है प्रोसेस से गुजार कर जो है कोई इंफॉर्मेशन के तौर पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। देन वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हमारे पास ऐसी मेमोरी जो कि हमें हमारे सिस्टम के अंदर नजर तो नहीं आ रही, लेकिन इंप्लीमेंट होती है लॉन्ग टर्म स्टोर के लिए। लॉन्ग टर्म स्टोर के लिए हमारे पास वर्चुअल मेमोरी यूज होती है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन नेम ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल्स। अब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन एक एमएस वर्ड की फाइल हमने बनाई, उसके अंदर डिफरेंट वर्ड डिफरेंट कैरेक्टर्स थे मेरे पास और मिलकर एक डॉक्यूमेंट बना। सो अब इसके एक फाइल के अंदर जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करवाना चाह रहा हूँ और वो कहाँ स्टोर होती है, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। अलाउ प्रोग्रामर टू एड्रेस मेमोरी फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आ जाता है पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, अलाउ प्रोसेस टू बी कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। पेजेस का काम, अब हम रजिस्टर या अपने नोटबुक के ऊपर पेज को देखें तो पेज का एक साइज होता है, एक लिमिट होती है, उसके ऊपर हम फिक्स साइज, उसके अंदर अगर हम लाइंस देखें तो फिक्स ब्लॉक बने होते हैं हमारे पास और हर ब्लॉक जो है वो फिक्स साइज का होता है। मीन उसकी एक तो लिमिट होगी, एक साइज होगा और दूसरा उसके अंदर फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, और इन्हीं को हम कहते हैं कि हमारे पास ये पेजिंग होती है। अलाउ प्रोसेस टू बी कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ फिक्स साइज ब्लॉक्स। तो हम पेजिंग के अंदर कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे पास फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स हो तो अभी हमारे पास जो है वो काम चलेगा। वर्चुअल एड्रेस इज द पेज नंबर एंड ऑफसेट विद इन द पेज। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है कि वर्चुअल एड्रेस इज द पेज नंबर। अक्सर आपको नजर आएगा कि आपके पास एमएस वर्ड के अंदर जब आप पेजिंग दे देते हैं या पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड देते हैं तो आपके पास पेज नंबर शो कर रहा होता है, स्लाइड 1 स्लाइड 2 इट्स आल्सो पेज नंबर। सो किधर आपके पास होता है ऑफसेट विद इन द पेज, ये कहां पर होता है, ये भी वर्चुअल एड्रेसिंग है या वर्चुअल मेमोरी का पार्ट है। तो हमारे पास बेसिकली वर्चुअल एड्रेस पेज नंबर को बोला जा रहा होता है। ईच पेज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इन मेन मेमोरी। अब मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर कहीं भी आपका पेज जो है वो लोकेट कर सकता है, कोई फिक्स उसकी मेमोरी लोकेशन नहीं होती। रियल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इज द मेन मेमोरी एड्रेस। जो हमारे पास रियल एड्रेसिंग या फिजिकल एड्रेसिंग या यूजर जो एड्रेस को दे रहा होता है वो कहां होते हैं, वो मेन मेमोरी एड्रेस के अंदर होते हैं।
अब वर्चुअल मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट आती है, उसको वर्चुअल एड्रेस असाइन होता है और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास चला जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से मेन मेमोरी के पास जाता है रियल एड्रेसिंग के लिए, अगर ना जाए तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के पास डिस्क एड्रेसिंग करते हुए सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जब भी प्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट आती है तो उसको वर्चुअल एड्रेस जो है वो असाइन हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हमारे पास उसके अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है अवेलेबिलिटी, कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द सिस्टम अगेंस्ट इंटरप्शन। अब सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास बात ये आती है कि कोई भी हमारे पास प्रोसेस आ रहा है विदाउट इंटरप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। अगर तो इंटरप्शन आ गई तो इट्स मीन इंटरप्ट हैंडलर आ जाएगा। इंटरप्ट हैंडलर आएगा तो उसके अंदर फिर हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल सीक्वेंस जो है ना उसको ब्रेक डाउन आएगा। हमारे पास इंटरप्शन होता ही क्या है कि नॉर्मल ब्रेक डाउन आ जाए, नॉर्मल सीक्वेंस जो है वो टूट जाए तो उसको इंटरप्शन बोला जाता है। तो सिक्योरिटी इसी लेवल की होती है, तो यह प्रोटेक्शन कि हमारा जो प्रोसेस है विदाउट इंटरप्शन जो है वो एग्जीक्यूशन तक चला जाए। सेकंड थिंग आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? एश्योरिंग दैट यूजर कैन नॉट रीड डाटा फॉर व्हिच एक्सेस इज अनऑथराइज्ड, कि कोई भी ऐसा बंदा जो अनऑथराइज्ड है वो हमारे जो है फाइल को ना देख सके, हमारी परमिशन के बगैर कोई भी बंदा हमारी फाइल को एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट आ जाता है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। कोई भी ऐसा बंदा जो अनऑथराइज्ड है वो फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सके, कोई एडिटिंग ना कर सके, कोई अपडेशन ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या है? कंसर्न विद प्रॉपर वेरिफिकेशन। अक्सर आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी इज टाइप ऑफ वेरिफिकेशन कि आप प्रॉपर यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हो कि यूजर जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, अननोन बंदा आकर कोई इंफॉर्मेशन को मिसयूज तो नहीं करना चाह रहा। द नेक्स्ट वन इज योर फेयरनेस। फेयरनेस क्या कहती है कि इक्वल एंड फेयर एक्सेस टू रिसोर्सेज। हर एक प्रोसेस को इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ये ना हो कि कुछ प्रोसेसेस आकर ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और कुछ प्रोसेसेस के हिस्से में कम रिसोर्सेज है। नेक्स्ट डिफरेंशियल रिस्पांसिवनेस। डिफरेंशियल रिस्पांसिवनेस क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ जॉब्स, कि हमारे पास हर जॉब को उसके मुताबिक हैंडल करना चाहिए, हर प्रोसेस को उसके नेचर के मुताबिक है वो हैंडल करना चाहिए। सो इससे होगा क्या? स्केड्यूलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फेयरनेस आ जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास थे कि हम किस तरह से अपनी स्केड्यूलिंग को और रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो मींस फेयरनेस लानी पड़ेगी, इक्वल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, और सेकेंडली डिफरेंशियल रिस्पांसिवनेस, हर जॉब को उसके मुताबिक जो है हमें हैंडल करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी, मैक्सिमम थ्रूपुट आएगी, मिनिमाइज हो जाएगा रिस्पांस टाइम पर, हम बहुत सी चीज़ों को अकोमोडेट कर सकेंगे। सो ये फिर हमारे पास रिसोर्सेज जब हम बेहतर यूज करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट करके चलते हैं तो उससे एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कांटेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम।